आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के आला तरीन एजाज से किया गया सरफराज। घाना के पार्लियामेंट से किया खिताब, साथ ही भारतीय बिरादरी के साथ भी की बात। वज़ीर आज़म अब त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए हो गए रवाना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवानों में खुश उसलूबी से काम करने पर दिया जोर। बल्दियाती इदारों के सरबराहों की पहली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में शहरी इदारों की है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 18 बांग्लादेशी पुलिस की हिरासत में। मुल्क बदर का अमल शुरू। अमरनाथ यात्रा बम बम भोले के नारों के साथ शुरू। पहले ग्रुप ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सहूलियात के साथ साथ सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ। बर्मिंघम टेस्ट का आज दूसरा दिन। टीम इंडिया की मजबूत इनिंग्स जारी। सेंचुरी मेकर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद। रविंद्र जडेजा ने बनाई निफ सेंचुरी। नजर बड़े स्कोर पर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने घाना की पार्लियामेंट से खिताब किया। भारत को जमहूरियत की मां बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए जमहूरियत एक निज़ाम नहीं बल्कि एक सकाफत है। भारत में 2500 से ज़्यादा सियासी पार्टियां हैं। 20 मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ रियासतों पर हुकूमत करती हैं। 22 सरकारी ज़बानें हैं, हज़ारों बोलियां हैं और यही वजह है कि भारत आने वाले लोगों का हमेशा खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी is not merely a system, it is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwatah. It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने घाना के अपने दौरे के दौरान दूसरे दिन भारतीय बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। घाना में भारतीय बिरादरी के लोग दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक खास कड़ी हैं। भारतीय असातिज़ा, डॉक्टर और इंजीनियर एक तवील अरसे से घाना में माशी और समाजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने घाना के अपने दौरे के दूसरे दिन एनक्रूमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। ये यादगार घाना के पहले सदर और जद्दोजहद आज़ादी के हीरो क्वामे एनक्रूमा की याद में तामीर की गई है। क्वामे एनक्रूमा न सिर्फ अफ्रीका के सबसे बाअसर रहनुमाओं में से एक थे, बल्कि उनका भारत और महात्मा गांधी से गहरा नजरियाती ताल्लुक भी था। क्वामे एनक्रूमा ने 1957 में घाना को बरतानवी इस्तेमारियत से आज़ादी दिलाई और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। उनका शुमार पैन अफ्रीकी तहरीक के नुमाया चेहरों में होता है। पीएम मोदी ने ब्लैक स्टार स्क्वायर का भी दौरा किया। इसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नुमाया और अहम अवामी चौक है जो घाना के दारुल हुकूमत अकरा के कल्ब में वाक़ है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के आला तरीन कौमी अवार्ड से नवाजा गया। सदर जॉन धर्मामानी महामा ने ये अवार्ड पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि घाना का ये कौमी अवार्ड फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। उन्होंने अवार्ड को भारतीय नौजवानों की उमंगों और उनके रोशन मुस्तकबिल के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात के नाम मंसूब किया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा घाना के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और एक काबिल एतमाद दोस्त और तरक्याती शिराकतदार के तौर पर अपना ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का घाना का 2 रोज़ा दौरा ख़त्म पज़ीर हो गया है। ये उनके 5 मुल्की दौरे का पहला मरहला था। वज़ीर-ए-आज़म अब त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां घाना के बाद आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का घाना का कामयाब दौरा मुकम्मल हो गया है और अब वो त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो गए हैं। घाना के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरे का अगला मरहला त्रिनिदाद और टोबैगो होगा, जहां तकरीबन 40% आबादी भारतीय निसात है। यहां तक पहुंचने वाले मजदूरों की नस्लों ने डॉक्टर, वकील और लीडर बनकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की सदर क्रिस्टियन लारकानो गांगो और पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद बिसेसर का ताल्लुक भी इंडियन कम्युनिटी से है। यहाँ भारतीय निजात लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सुनने और उनको देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। हिंदुस्तान और ट्रिनिडैड और टोबैगो के दरमियान ताल्लुकात गर्मजोश और दोस्ताना हैं। इस ताल्लुक की तारीख 30 मई 1845 से शुरू होती है, जब पहला जहाज़ फैटल रज़ाक 225 हिंदुस्तानी मजदूरों को लेकर ट्रिनिडैड के साहिल पर पहुंचा, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी था। 1917 तक इनकी तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि हिंदुस्तान से मजीद बहरी जहाज आए। इन मजदूरों की औलादें, जो अब उनकी 5वीं या 6ठी नस्ल में से हैं, कि कुल आबादी का तकरीबन 42% हैं, जो मुल्क के माशी, सियासी और समाजी ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं। हिंदुस्तानी निजात लोगों की काफ़ी आबादी की मौजूदगी ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दो तरफा ताल्लुकात में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म वक्तन फ़वक्तन मुंसलिक माशरे के लोगों के एहतराम और शिराकत पर भी जोर देते रहे हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitya in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmityas. ट्रिनिडैड में होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा अब भी मनाई जाती है। यहाँ की मौसीकी, चटनी म्यूजिक, हिंदुस्तानी और कैरेबियन धुनों का एक अनोखा इम्तिजाज है।
हिंदी, भोजपुरी और तमिल अब भी यहाँ की सड़कों पर सुनी जा सकती है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। काबिल जिक्र है कि 31 अगस्त 1962 को बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद भारत और ट्रिनिडैड सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले अवलीन ममालिक में से एक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ सतहों पर मसरूफियात के साथ मुस्तहकम रफ्तार का मुशाहिदा कर रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो के जजीरे से भारतीय क्रिकेट का तारीखी लम्हा वाबस्ता है। 5 दहाइयों से ज़ायद अरसा कब्ल यहाँ से दुनियाई क्रिकेट के एक ऐसा सितारा चमका जिसकी चमक आज तक महसूस की जाती है। 54 साल कब्ल लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने पोर्ट ऑफ स्पेन से टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ किया था। पीएम के दौरे से त्रिनिदाद की ये सरजमीन आज फिर एक नया बाब लिखने के लिए तैयार है। ये तारीखी शहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार है। पेश है पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वीन पार्क ओवल ग्राउंड की तारीखी पिच से हमारे नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि कैरेबियाई देशों और भारत के बीच में एक बड़ा संबंध क्रिकेट की वजह से ही रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्वींस पार्क ओवल के इस मैदान में और उसकी पिच पर मौजूद हैं, जिस पिच पर भारत के खिलाड़ी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। अपने डेब्यू मैच की बात की जाए तो सर्वाधिक स्कोर जो है वो उन्होंने खड़ा किया था। इसी मैदान पर, इसी पिच पर एक बार 1971 में ही 124 रन की पारी खेली और उसी साल की अगर बात की जाए तो 220 रन की पारी भी सुनील गावस्कर ने खेली है। और केवल सुनील गावस्कर नहीं, भारत के कई और खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक इस मैदान पर लगाया। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े और महान खिलाड़ियों के नाम भी उसमें शुमार हैं। और ये मैदान वो मैदान है जिस मैदान पर भारत को कई बार जीत भी हासिल हुई है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन की अगर बात करें तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है जिनकी जड़ें भारत से हैं। करीब 40% आबादी जो इस देश की है उसमें भारतीय मूल के लोग हैं, 40% आबादी की अगर बात की जाए तो। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह भी चुके हैं कि क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है जो इन दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ती है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल देखा जाए तो राजनयिक मुलाकातें नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति को और जो तमाम साझेदारियाँ अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं उसको तो जोड़ेगा ही, लेकिन एक लंबे संबंध जो क्रिकेट के क्षेत्र में खेलों के साथ रहे हैं कैरेबियाई देशों के, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। ये कहा जा सकता है कि खेल, खासकर क्रिकेट की अगर बात करें तो उसने वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच एक नई मिसाल भी पेश की है। और इस मैदान के म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी शुमार हैं। सुनील गावस्कर की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। और भारत के खिलाड़ी ब्रायन लारा की अगर बात की जाए, वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी रहे हैं को भी भारत के लोग बेहद पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे संबंध जो हैं वो भारतीय लोगों के, यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके और भारत के बीच रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज गुरुग्राम के मानेसर में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के शहरी मकामी इदारों के चेयरमैनों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का मौजू आइनी जमहूरियत और कौम की तामीर में बल्दियाती इदारों का किरदार है। इफ्तिताई इजलास में हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह
और हरियाणा असेंबली के स्पीकर रविंद्र कल्याण और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सियासी जमातें रियासती असेंबलियों में खलल डालने का क्रेडिट लेती थीं। वो 16वीं लोकसभा में प्ले कार्ड लेकर आते थे। ये अमल 17वीं लोकसभा में भी जारी रहा, लेकिन 18वीं लोकसभा में तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि अगर हम जमहूरियत को मजीद मजबूत करना चाहते हैं तो ऐवान की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाना होगा। ऐवान की कार्रवाई में तातुल को कम करना होगा। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेह बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द से बातचीत की और उनसे तजवीज़ तलब की। वफ्द की क़यादत वाईएसआर सीपी के सीनियर लीडर YV सुब्बा रेड्डी ने की। ये मीटिंग ECI की तरफ से मुख्तलिफ कौमी और रियासती सियासी पार्टियों के सुदूर के साथ जारी बातचीत के सिलसिले में है। ये बातचीत तामीरी बातचीत की तवील अरसे से महसूस की गई ज़रूरत को पूरा करती है, जिसके तहत कौमी और रियासती पार्टी के सुदूर अपनी तजवीज़ और खदशात बराह रास्त कमीशन के साथ शेयर कर सकते हैं। ये इक़दाम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक इंतखाबी अमल को मज़ीद मजबूत बनाने के कमीशन के वसी तर विजन के मुताबिक है। राजधानी दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ मुहिम जारी है और इस मुहिम के तहत जुनूबी ज़िले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS ने हौस खास के इलाके में छापा मारकर 18 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में 5 मर्द, 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। एडिशनल DCP सुमित झा ने कहा है कि ये तमाम लोग बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेजात के पिछले 6 साल से दिल्ली में रह रहे थे। ये लोग पंचशील फ्लाईओवर इलाके की कच्ची आबादियों में रहते थे और कबाड़ चुनने और यौमिया उजरत की मजदूरी जैसे छोटे काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी एक्सपो 2025 आज नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें नशरियाती दुनिया की जदीद इख्तरात को इकट्ठा किया गया। 3 रोज़ा इवेंट में मीडिया के माहौलियाती निज़ाम को आगे बढ़ाने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की जाएगी। इस साल का थीम है मसनूई ज़हानत के ज़रिए मीडिया लैंडस्केप को तब्दील करना। इसका मकसद भारत के नशरियाती मुस्तकबिल की तश्कील में AI के बढ़ते हुए किरदार को उजागर करना है। ये एक्सपो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के साथ भी मुंसलिक है, जो नशरियाती आलात की मकामी तैयारी की हौसला अफजाई करता है। और इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती हमेशा नाजरीन की मांग और पसंद को पूरा करते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ती है। मवाद के मयार और बजट के सही इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती दूसरों की तरह पैसा ज़ाया नहीं करती है, बल्कि वो पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से सोचती है और सही हिकमत अमली के साथ काम करती है। People are so glued to their smartphones that they will like to see everything on the smartphone. So one has to grow with it, and one has to, change the style of broadcasting, the content, and to suit to the demand of the current generation. And we at Prasar Bharati, as a independent public service broadcaster, we are proud to be both custodian of tradition and driver of innovation. With Doordarshan and All India Radio, we have a unique responsibility to not only inform, educate, and entertain more than
1 billion citizens. वहीं प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती का मकसद वक्त के साथ सामाईन की मांग को पूरा करना और मुल्क के फायदे के लिए काम करना है। The business has resumed. We are seeing new content coming in regularly from all the major production centers in the world. India, of course, is one of the leading centers. And over a period of time, it is not only what we call Bollywood, but also the Indian cinema as a whole has upped its game in terms of the volume of content being produced and also the quality of the content being produced. आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी है। अगरचे बुध को बारिश से कुछ राहत मिली, लेकिन रियासत के बेशतर अजला में 5 से 7 जुलाई तक शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। रियासत में बादल फटने की वजह से कई मकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। बारिश से मुताल्लिका वाकयात में अब तक 51 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी और 21 अफराद ताहाल लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में मानसून के हालात जारी रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल में 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है और साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुनूबी हिंद में भी काफ़ी हद तक बारिशें देखने को मिल रही हैं। तेलंगाना और केरल में आज 5 जुलाई से और कर्नाटक में आज 7 जुलाई से मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। काबिल ज़िक्र है कि जुनूबी हिंद में अगले 7 दिनों तक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में गरज चमक की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं और इसके अलावा आसमानी बिजली गिरने के साथ हल्की से दरमियानी बारिश भी देखी जा सकती है। और इसके अलावा कोंकण, गोवा और गुजरात में भी बारिश मुतवक्का है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान अकीदतमंदों में जोशो खरोश काबिल दीद है। अकीदतमंद हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी कि 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से गुजरेगी। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल यात्रियों का कहना है कि वो दहशतगर्दी से खौफजदा नहीं हैं और हम अमरनाथ यात्रा को कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। तमाम अकीदतमंदों ने बेहतरीन सहूलियात के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। नौशेरा के मुहाफिज के तौर पर मशहूर महावीर चक्र के फातेह ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को उनकी बरसी पर याद किया गया। इस मौके पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को गुलाए अक़ीदत नज़र किया गया। तकरीब में कई दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान ने शिरकत की और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को खराजे तहसीन पेश किया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1947 से 1948 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में झांगर और नौशेरा को पाकिस्तानी कब्जे से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। उनकी बेमिसाल बहादुरी और जुर्रात को आज भी याद किया जाता है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने लंच तक 6 विकेट पर 419 रन बनाए लिए हैं और इससे कबल कल पहले दिन के ख़त्म तक भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की जानिब से यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी लगाई। काबिल जिक्र है कि ये बतौर कप्तान उनकी दूसरी टेस्ट सेंचुरी थी और दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नॉट आउट थे। जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।